जय हिंद साथियों। जैसा कि आपको पूर्व में भी ज्ञात होगा, ये जो हमारी सीरीज चल रही है इतिहास से संबंधित है और हम इस पूरी सीरीज के दौरान इतिहास के जो भी कुछ विषय हैं या जो इतिहास के कुछ टॉपिक्स हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पूर्व में भी या पूर्व के वीडियो में भी हमने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, वैदिक सभ्यता से संबंधित तमाम तरीके की बातें करी थी, तमाम तरीके से उसे हमने समझने का प्रयास किया था। कल से ही हमने महाजनपद काल के बारे में थोड़ा सा आपको एक क्लू देने का प्रयास किया था। तो आज जो हमारी सारी की सारी चर्चा है वो पूरी महाजनपद काल पर बेस्ड होगी। तो आज का जो पूरा का पूरा सेशन है ये महाजनपद काल आपकी इस प्रकार से पृष्ठभूमि निर्मित करेगा कि यहां से आप देखेंगे कि राजाओं में एक सामंती व्यवस्था आएगी और जो राजा होंगे उनके पास सेना का विस्तार होना शुरू होगा और जो राजा की राजसी होगी या राजसी ठाट बाट होंगे उनमें यहां से वृद्धि शुरू हो जाएगी। क्योंकि फर्स्ट टाइम हम देखने वाले हैं कि यहां पर किस प्रकार से गणतंत्रों का उदय होता है, महाजनपद किस प्रकार से आता है और दूसरी बार नगरीकरण कैसे आया। क्योंकि प्रथम बार जो हमने नगरीकरण पढ़ा था वो पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने नगरीकरण को पढ़ने का प्रयास किया था। फिर हम ये देखते हैं कि जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और अपन फिर से एक प्रकार से बेखबरी के दौर में चले गए। तो आज जो हमारा पूरा का पूरा सेशन रहेगा, ये पूरा का पूरा सेशन आगामी जितने भी किंगडम्स आएंगे या जितने भी एम्पायर आएंगे पूरे के पूरे एम्पायर को एक प्रकार से एस्टेब्लिशमेंट प्रदान करने का कार्य करेगा। क्योंकि आज का जो सेशन है ये मुख्य रूप से खासकर चाहे वो टैक्सेस व्यवस्था हो, चाहे वो सैन्य व्यवस्था हो, चाहे वो राजा की किंगशिप हो, हर तरीके से इसको डिफाइन करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। तो कल हमने बताया था कि महाजनपद काल में राजनीतिक परिवर्तन में क्या पढ़ना है, सामाजिक परिवर्तन में क्या पढ़ना है, आर्थिक परिवर्तन में क्या पढ़ना है, धार्मिक परिवर्तन में क्या पढ़ना है। ये सारी की सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर्स में भरपूर तरीके से डिस्कस करने का प्रयास किया था। तो आज जो हमारी चर्चा है वो इस बात को लेकर है कि गणतंत्रों का उदय कैसे होगा, ठीक है ना। आखिर गणतंत्र अस्तित्व में कैसे आए, एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रश्न भी है और कहीं ना कहीं ये एक समझ विकसित करने का एक अच्छा तरीका भी है। गणतंत्र शब्द से आप वाकिफ होंगे कि गणतंत्र शब्द का वास्तव में अर्थ होता है कि एक ऐसा क्षेत्र या एक ऐसा प्रदेश या एक ऐसा सिस्टम जहां पर आम जनता ही अपने राजा का चुनाव करती हो, उसे जनरली हम क्या बोल देते हैं, उसे हम जनरली बोल देते हैं गणतंत्र व्यवस्था। तो हमें यह देखना है कि आखिर महाजनपद काल में गणतंत्र या गणतंत्रों का जो उदय है वो कैसे हुआ। देखो, जो इसके पूरे उदय की कहानी है ये हमें पाली ग्रंथों से मिलती है। पाली ग्रंथों से हमें गणतंत्रों के उदय की स्टोरी मिलती है। उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से गणतंत्र आए। आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर भारत में या कह सकते हैं पूर्वी भारत में या कहते हैं मध्य पूर्व भारत में आप देखेंगे लिच्छवी गणराज्य, आप देखेंगे शाक्य गणराज्य, आप देखेंगे मल्ल गणराज्य, आप देखेंगे कुशीनारा और भी बहुत सारे थे। तो ये कैसे अस्तित्व में आए, इनके पीछे की कहानी क्या थी। और जब भारत में गणतंत्र की व्यवस्था उसी समय आ चुकी थी तो फिर प्रश्न ये उठता है आखिर जब गणतंत्र डेमोक्रेसी अपने हमारे यहां प्राचीन इतिहास में थी तो ये लंबे समय तक एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकी। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है अपने आप में कि जब डेमोक्रेसी आ गई तो ये लंबे समय तक इसने एग्जिस्ट क्यों नहीं किया, भाई इतनी जल्दी ये खत्म क्यों हो गई। तो इस पर भी सार्थक चर्चा रहेगी हमारी। इसके अलावा कुछ क्षेत्र और हमें मिले हैं, हम देखेंगे कि कुछ क्षेत्र हमें और मिले हैं जहां पर देखा गया है कि गणतंत्र स्थापित थे। जैसे आप पश्चिमोत्तर भारत में जाएंगे तो आप पाएंगे चाहे वो याधेय हो, चाहे मालव हो, चाहे क्षुद्रक हो, है ना, लिख देते हैं इसको, याधेव, मालव और क्षुद्रक, इन तीन जगह पर भी यदि पश्चिमोत्तर भारत में जाएंगे तो इन तीन जगह पर भी गणतंत्र थे।
आप समझिए गणतंत्रों के उदय की कहानी और आखिर गणतंत्र लंबे समय तक एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सके। साथियों, आपको पता होगा जैसे ही वैदिक सभ्यता, खासकर ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बाद, उत्तर वैदिक काल के बाद जैसे जैसे कबीलाई ढांचा टूटना प्रारंभ हुआ या कबीलाई ढांचा टूटा, तो उसके बाद जो जन थे वो जनों ने एक जनपद का रूप लेना प्रारंभ किया। जब जनपद का रूप लेना प्रारंभ किया, हालांकि यहां पर एक प्रश्न यह भी है कि सभा और समिति और विदथ का अपने राजा चुनने के अधिकार में कटौती कर दी गई। फिर भी कुछ ऐसी जनपदें रहीं जहां पर सभा समिति का रोल बखूबी बना रहा। खासकर शेष भारत की यदि बात करें तो शेष भारत में ऐसा नहीं था। केवल व केवल हम देखेंगे, यदि मैप के माध्यम से देखें तो सारे के सारे जो गणतंत्रों का उदय हुआ, सारे के सारे जितने भी गणतंत्रों का उदय हुआ, वो हम देखते हैं कि इस वाले प्रदेश पर थी, इस प्रदेश में, या बोलेंगे अपन लोग वर्तमान के उत्तर प्रदेश, है ना, नेपाल की तराई वाला इलाका, या फिर कह सकते हैं बिहार, यहीं पर गणतंत्र बने। अब प्रश्न उठता है कि भाई गणतंत्र जो अस्तित्व में आए, ठीक है ना, तो यहां पर ही क्यों आए। तो गणतंत्र इन क्षेत्रों में आने के पीछे की कहानी यह थी कि जो उत्तर वैदिक काल में जो परिवर्तन के बिंदु रेखांकित हुए थे, चाहे वो आपकी शूद्रों की स्थिति में गिरावट हो, चाहे वो वैश्यों की स्थिति हो, चाहे वो धार्मिक परिवर्तन हो या राजनीतिक परिवर्तन हो, इस पूरे क्षेत्र को शेष भारत से अलग रखा गया था। जब ये पूरा का पूरा क्षेत्र शेष भारत से अलग था, यही कारण था कि यहां पर गणतंत्रों के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ, पुरोहित वर्ग हावी नहीं हुआ, सभा समिति का रोल लिमिटेड था, या जो ऋग्वैदिक काल में सभा समिति का रोल था राजा चुनने में, वो यहां पे बना रहा। हालांकि यहां पे गणतंत्रों का उदय इस बात की ओर इशारा बिल्कुल नहीं करता कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए या चाय वाला ही राजा बन जाए, बिल्कुल नहीं, ऐसे प्रमाण बिल्कुल नहीं है। हां, जो कुलीन वर्ग से संबंधित व्यक्ति था, अब वो चाहे जिस भी कुलीन वर्ग से संबंधित हो, वो राजा वहां पे बनता था। आम जनता के लिए यहां पे दरवाजा बिल्कुल नहीं थे। तो अब थोड़ा सा एक मॉडर्न कंटेक्स्ट में इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा अमेरिका इस बात का काफी समय से ढिंढोरा पीटता रहा है कि भैया जो डेमोक्रेसी है वो तो हमने दी है पूरे वर्ल्ड को। एक्चुअल में जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है, जितने भी पाली ग्रंथ हैं या बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी ही पुस्तकें आई हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा शाक्य गणराज्य, शाक्य वंश, है ना, जिससे जो नेपाल की तराई में था, जिससे संबंधित थे गौतम बुद्ध, तो वो भी एक प्रकार का गणराज्य था। तो ये कंसेप्ट हमारे प्राचीन इतिहास में मिलता था, परंतु ये मॉडर्न डेमोक्रेसी से या मॉडर्न गणतंत्र से काफी भिन्न था। जैसे उसमें कुलीनता को वरीयता दी जाती थी, इसमें कुलीनता जैसी कोई बात नहीं थी, यहां पे समानता या संभाव व्याप्त है। तो जो अमेरिका बोलता है कि भाई हमने विश्व को डेमोक्रेसी दी, लोकतंत्र की परिभाषा सिखाई, लोकतंत्र दिया, तो लोकतंत्र दिया, परंतु यदि हम जब प्राचीन भारत के कंटेक्स्ट में इस बात का अवलोकन करते हैं या इस बात को पूरी तरह से हम जांचते परखते हैं, तो पाते हैं कि प्राचीन इतिहास में हमारे यहां लोकतंत्र था, प्राचीन भारत में लोकतंत्र था, परंतु वर्तमान लोकतंत्र से प्राचीन लोकतंत्र का स्वरूप अलग था, दोनों के मायने अलग अलग थे। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें इतने सारे गणतंत्रों या गणराज्यों की प्राप्ति हुई, चाहे वो लिच्छवी हो, शाक हो, मल्ल हो, कुशीनारा हो, या फिर पश्चिमोत्तर में यादव, मालव, क्षुद्रव गणराज्य हो, ये लंबे समय तक एग्जिस्ट क्यों नहीं कर पाए, आखिर ये लंबे समय तक क्यों नहीं टिक पाए। तो इनके लंबे समय तक के ना टिक पाने के पीछे की कहानी ये है कि इनका सामना था शेष भारत के राजतंत्र से।
शेष भारत के राजतंत्र थे। और शेष भारत के राजतंत्र में क्या था, हम देखते हैं शेष भारत का जो राजतंत्र था उनकी आर्थिक स्थिति इनसे बहुत अच्छी थी। उनके पास चूंकि लोहे के आविष्कार हो जाने के कारण उनके पास नवीन नवीन हथियार थे, कई प्रकार के उन्होंने उपकरण बना लिए थे, आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत शानदार थी। इस कारण हुआ क्या, ये इनका कोलिजन हुआ राजतंत्र का गणतंत्र से, और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि राजतंत्र इतने हावी हो गए, राजा इतने निरंकुश हो गए, उनके पास इतना धन धान आ गया, सामंती व्यवस्था इस तरह से कायम हो गई, सैन्य व्यवस्था इस तरीके से मजबूत हो गई कि गणतंत्र को ज्यादा समय तक एग्जिस्ट ही नहीं होने दिया, स्थापित ही नहीं होने दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे यहां से जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र का जो प्राचीन इतिहास है या प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत से लोकतंत्र का खात्मा हो गया। क्लियर, इतनी बात स्पष्ट हो गई आप लोगों को। इसके अलावा अब जो हमारी बात है वो पूरी की पूरी जो बात हमारी होने जा रही है वो एक नए कॉन्सेप्ट से लेकर होने जा रही है कि आखिर द्वितीय नगरीकरण कैसे आया। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है हमारा, गणतंत्रों के उदय के पीछे की कहानी से लेकर के द्वितीय नगरीकरण। ये क्यों आ गया, इसको देखना बहुत जरूरी है। आखिर द्वितीय नगरीकरण कैसे आया। आपको पता है हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण था, तो प्रथम नगरीकरण तो उसको बोलेंगे। देखो, महाजनपद काल में इस बात के पर्याप्त साक्ष्य, पर्याप्त उदाहरण है कि यहां पर भी सभ्यताएं धीरे धीरे नगरीकृत होने लगी थी। तो आखिर हमें यहां पे यह पढ़ना है कि इस नगरीकरण के पीछे की कहानी क्या थी, आखिर इस नगरीकरण के पीछे के कारण कौन थे। अब देखते हैं। देखो, द्वितीय नगरीकरण के पीछे एक मेंस में क्वेश्चन ही बनता है कई बार कि पहले नंबर द्वितीय नगरीकरण के कारण क्या थे। एक क्वेश्चन, द्वितीय नगरीकरण में लोहे की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा द्वितीय नगरीकरण के प्रभाव बताइए। ऐसे 3 क्वेश्चन यहां से रिलेटेड बनते हैं 6-6 नंबर के। उन सारे प्रश्नों को पर लोग यहां पे देखेंगे कैसे उनका उत्तर लिखना है, कैसे उनको समझना है। तो पहले नंबर तो द्वितीय नगरीकरण का ये कंसेप्ट देखेंगे कि हम किस प्रकार से मानेंगे कि द्वितीय नगरीकरण में लोहे की भूमिका नहीं थी। यदि प्रश्न ऐसे आ गया कि द्वितीय नगरीकरण में लोहे की भूमिका नहीं थी, स्पष्ट कीजिए, तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे पहले तो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब द्वितीय नगरीकरण आया, ठीक है ना, ठीक है ना, तो आप देखेंगे द्वितीय नगरीकरण में चाहे वो पाटलिपुत्र हो आपका, चाहे वो आपका राजगिरी हो, चाहे वो आपका चंपा हो, या मगध के आसपास का कोई भी राजधानी क्षेत्र हो, सबसे पहले तो नगरीकरण की शुरुआत यहीं पे हुई, द्वितीय नगरीकरण की, राजधानी क्षेत्रों में। अब राजधानी क्षेत्रों में इसलिए नगरीकरण की शुरुआत हुई क्योंकि इनका जो प्रभाव क्षेत्र था या अधिपत्य क्षेत्र था वो काफी अधिक था। तो यहां पे हो क्या रहा था, यहां पे टैक्सेस बहुत ज्यादा, आपको पता है कि महाजनपद काल के दौरान कृषि का विकास हो गया था, व्यापार वाणिज्य भी काफी हद तक डेवलप हो गया था। तो यहां पर जो कर था, जो टैक्सेस था, वो राजा को बहुत अधिक प्राप्त हो रहा था। तो जब राजा को जब टैक्स बहुत मिलेगा तो राजा क्या करेगा, उस टैक्स को लगाएगा अपने राजमहल में, खासकर राजसी ठाट बाट दिखाने के लिए। तो राजसी ठाट बाट दिखाने के लिए क्या किया इन्होंने, सीधे सीधे राजमहल का विस्तार करना प्रारंभ किया। तो राजधानी क्षेत्र को उन्होंने डेवलप किया, जो भी टैक्स प्राप्त हुआ वो पूरा का पूरा पैसा राजधानी क्षेत्र में लगाया। राजधानी क्षेत्र में इन्होंने कुल मिलाकर के रोजगार देने की प्रक्रिया प्रारंभ की। तो धीरे धीरे लोग, ग्रामीण आसपास के लोग, ग्रामीण सभ्यता या ग्रामीण परिक्षेत्र के लोग यहां, या कह सकते हैं पाटलिपुत्र, राजगिरी, चंपा जैसे राजधानी क्षेत्रों की ओर आकर्षित हुए और यहीं पर अपना
आवास बना लिया, यहीं की ओर प्रवासी यहाँ के बन गए। तो धीरे धीरे ये एक प्रवासन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जो जाकर के नगरीकरण में तब्दील हो गई। तो पहला रीजन तो हम ये पाएंगे कि भाई राजधानी क्षेत्र जैसे डेवलप हुए और राजधानी का प्रशासन इतना बढ़ गया कि वर्कर्स की आवश्यकता पड़ी। वर्कर की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अब राजा ने टैक्स लगा दिए थे, तो प्रजा से सुदूरवर्ती क्षेत्रों से भी से टैक्स प्राप्त हो रहा था। उस टैक्स का उपयोग वो किस लिए कर रहा था? उस टैक्स का प्रयोग वो कर रहा था अपने राजधानी क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, अपने राजसी ठाट बाट दिखाने के लिए, अपनी कुल मिलाकर के जो राजमहल था, राजमहल की सुंदरता दर्शाने के लिए, और भी कई सारी चीजें उसने एम्प्लॉय देना लोगों को प्रारंभ किया। तो लोग बाग वहां के आसपास के ओर आकर्षित हुए और इस प्रकार से धीरे धीरे राजधानी क्षेत्रों में क्या हुआ? नगरीकरण की शुरुआत हुई। क्लियर? एक पॉइंट तो हम ये मानेंगे कि राजधानी क्षेत्र इतने अच्छे से एडजस्ट हुए कि यहां पर नगरीकरण का वो पूरा का पूरा स्वरूप धारण कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे कुछ व्यापारिक क्षेत्र, ठीक है ना, चाहे वो हमारा तक्षशिला हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो अवंती हो, ठीक है ना। ठीक है ना, ये उस समय के महाजनपद काल के क्या थे? ये मुख्य रूप से ये व्यापारिक केंद्र थे। ठीक है ना, ये तो हमारा राजधानी क्षेत्र हो गया। ठीक है ना, तो तक्षशिला, बनारस और अवंती ये वहां के उस समय व्यापारिक केंद्र थे। तो व्यापारिक केंद्र जब तक्षशिला, बनारस, अवंती मुख्य रूप से व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरे तो फिर क्या हुआ? तो अब जितना भी शिल्पी वर्ग था, शिल्पी वर्ग हो या फिर अन्य हस्तशिल्प वर्ग हो या फिर अन्य व्यापारी वर्ग हो, सारे के सारे कहां शिफ्ट होने प्रारंभ हुए? सारे के सारे इन्हीं शहरों में शिफ्ट होना प्रारंभ हुए, क्योंकि भाई एक अच्छा व्यापार करना है तो शहरों की ओर तो प्रस्थान करना होगा, क्योंकि शहरों में जनरली मानना ऐसा होता था कि परिवहन के साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते थे और गांवों में परिवहन के साधन की व्यवस्था थी नहीं, चाहे वर्तमान कंटेक्स्ट में देखो चाहे प्राचीन कंटेक्स्ट में देखो, क्योंकि ना तो गांव में पहली बात तो अच्छे से ना तो रोटी कपड़ा मकान सड़क स्वास्थ्य ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये उपलब्ध नहीं होती। तो जब ये व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती तो एक व्यक्ति क्यों चाहेगा कि भाई मैं गांव में जाके व्यापार करूं? और अमूमन ये था कि शहरों का मार्केट थोड़ा सा बड़ा था। यही कारण था कि ये उस समय तक्षशिला, बनारस, अवंती ये सारे के सारे व्यापारिक नगर के रूप में प्रतिस्थापित हुए। और मजे की बात तो ये थी कि यहां पे पूरा का पूरा सूती व्यापार होता था और सूती व्यापार के साथ साथ इन सबकी सीमाओं से जब व्यापार होता था तो इनको राजा को चुंगी कर देना पड़ता था। चुंगी कर इसे आम भाषा में बोलते पर लोग सीमा शुल्क, तो सीमा शुल्क देना पड़ता था। तो ये सीमा शुल्क इतना ज्यादा होता था कि इससे भी राजा को राजस्व की प्राप्ति या टैक्सेस की प्राप्ति होती थी, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था बहुत शानदार हो रही थी। तो ये पूरी प्रक्रिया रही। तो एक तो कह सकते हैं कि यदि कोई आपसे पूछे गणतंत्रों के या द्वितीय नगरीकरण के पीछे लोहे की भूमिका नहीं थी, स्पष्ट कीजिए। तो पहला पॉइंट तो हम यही डालेंगे कि भाई राजधानी क्षेत्रों का विकास, व्यापारिक केंद्रों का विकास ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहे, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि भाई इसमें तो लोहा कहीं आ ही नहीं रहा। ठीक है ना, तो ये दो कारण तो ये हो गए आपके। जो तीसरा कारण था वो था लोहे की भूमिका। ठीक है ना, तो लोहे की भूमिका, हालांकि लोहे की भूमिका को हम अलग से कंटेक्स्ट में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है ना, जैसे यदि आपसे ये ऐसा पूछा जाए प्रश्न कि द्वितीय नगरीकरण के उदय में लोहे की भूमिका थी या लोहे की भूमिका की प्रमुखता थी, स्पष्ट कीजिए, तो फिर कैसे करेंगे उसको? थोड़ा समझिए इस बात को। देखो जब लोहे की भूमिका की बात आती है तो आपको पता है कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन थी? लोहा। और लोहा को किस नाम से वो लोग जानते थे? श्याम अयस्क के नाम से जानते थे।
और तांबा को वो लोग किस नाम से जानते थे? लोहित अयस्क के नाम से जानते थे। दोनों उल्टा है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि भाई जैसे ऐसे आ गया, वनडे एग्जाम के टाइप का आ गया कि आर्यों द्वारा लोहा को किस नाम से जाना जाता है। अब दो ऑप्शन आ गए, लोहित अयस्क और श्याम अयस्क। तो लोहा से लोहित अयस्क ना लगा देना, यदि लगा दिया तो फिर शहीद हो जाओगे वहां पे, ठीक है। तो आर्य लोगों ने लोहे की खोज की थी और उसे वो लोग श्याम अयस्क के नाम से जानते थे और तांबे को लोहित अयस्क के नाम से जानते थे। तो उल्टा उल्टा है इसमें। तो अब यदि प्रश्न आपसे पूछ लिया गया कि द्वितीय नगरीकरण के पीछे लोहे की भूमिका थी, स्पष्ट कीजिए, है ना। अब ये आपसे जो एग्जामिनर रहेगा वो ऐसे नहीं पूछेगा कि बोल ही दे कि नहीं भाई तो 100% था, प्रमाणिक बताइए। वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू मांगेगा कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आपको उस टॉपिक के विषय में किस प्रकार की जानकारी प्राप्त है। तो आपको अपने विचार रखना है। और जब लोहे की भूमिका के विषय में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप अभी कुछ भी नहीं लिखेंगे, उसमें आपको पुरातात्विक साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, है ना। चलो, तो लोहे की भूमिका, ठीक है ना, किस प्रकार थी। देखो, जो लोहे के सबसे पहले साक्ष्य मिले वो मध्य गंगा घाटी के आसपास 1500 ईसा पूर्व मिले, जब वैदिक सभ्यता थी या वैदिक काल प्रचलित था। आर्यों द्वारा इसकी खोज की गई, परंतु ये पूर्ण रूप से अस्तित्व में आई कब? ये अस्तित्व में आई मान के चलो 1000 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। इसके बाद जब इसके जो प्रमाणिक साक्ष्य मिलते हैं वो हमें मिलते हैं 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के अंतरंजी खेड़ा से हमें लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है ना। तो ठीक है ना, अंतरंजी खेड़ा, यहां से हमें लोहे के साक्ष्य मिले। इसके बाद हम देखते हैं कि जब लोहे के साक्ष्य हमें यहां पर मिले तो आखिर ये मुख्य रूप से जो लोहे का प्रयोग है ये 600 से लेकर के 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व के मध्य जो महाजनपद काल आया, इस महाजनपद काल में ही इसका प्रयोग क्यों हुआ? जब प्रकाश में आ गया था तो इसको उस समय ही इससे रिलेटेड, या कह सकते हैं जब ये आर्यों द्वारा खोज दिया गया था तो कृषि का विकास वहां पे क्यों नहीं हो गया? लोहे के फाल जब क्यों नहीं बना लिए? कुदाल, हंसिया इत्यादि जितने उपकरण मिलते हैं वो उस समय एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सके? वो उस समय अस्तित्व में क्यों नहीं आ सके? पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब दूसरी बार इस लोहे के साक्ष्य मिले तो ये करीब मिले हमें 1000 के बाद 750 ईसा पूर्व के आसपास। फिर उसके बाद देखते हैं कि 600 ईसा पूर्व से इसके व्यापक प्रमाण मिलने लगते हैं। तो भाई इसकी खोज में 250 साल से अधिक का अंतर कैसे आ गया अचानक से? जब ये खोज हो रही थी, लोग बाग इससे प्रचलित थे, तो इसमें तभी सुधार क्यों नहीं आ गए? और आप देखते हैं कि कृषि का जो डेवलपमेंट है वो उत्तर वैदिक काल में ही प्रारंभ हो गया था। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक का प्रयोग महाजनपद काल वालों ने किया तो वो उनकी कृषि उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा बहुत शानदार हो गई थी। और कृषि मतलब कि जो कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्र था, खासकर गंगा प्रदेश, गंगा सोन घाटी वाला प्रदेश था, वहां तो धान और गेहूं की इस तरह की खेती हो रही थी, बहुत शानदार। तो एक तो बात ये भी है, ठीक है ना। तो दरअसल हमें करना क्या है कि जब हमसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो इस प्रश्न के उत्तर लिखते समय हमें पूरे ये फैक्ट, ये कहानी बताना है कि भाई यदि इस समय ये प्रमाण था, यदि हमें 1000 ईसा पूर्व के आसपास सबसे पहले प्रमाण मिले उत्तर वैदिक काल में जब इसको खोजा गया, तो फिर ये उस समय
जब ये इसके लोग बाग इससे परिचित हो चुके थे, है ना, तो उसी समय कृषि का विकास तो वहां पर भी था और कृषि का विकास महाजनपद काल में भी था। तो जरूरी नहीं है कि भाई लोहे के फाल के आविष्कार से ही यहाँ पे कृषि तेज हो गई, बराबर था, थोड़ी बहुत का अंतर है, इसके अलावा नहीं था। तो अपन को जनरली जब अपन आंसर लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, सीधे सीधे पूरे फैक्ट बताएंगे, कहानी बताएंगे, भाई क्या था क्या क्या नहीं था, और लास्ट में बताने का प्रयास करेंगे कि द्वितीय नगरीकरण सभी उदाहरणों से देख करके हम ये पाते हैं कि द्वितीय नगरीकरण के उदय में जो लोहा था इसकी भूमिका उतनी खास नहीं थी जितनी कि लोग बाग बताते हैं, क्योंकि अधिकतर इतिहासकार हैं वो सभी इस मत का खंडन करते हैं, क्योंकि यदि लोहे की भूमिका थी तो उसका कोई पुरातात्विक साक्ष्य हो, पुरातात्विक साक्ष्य प्रमाणित हो, तभी हम मान सकते हैं कि नहीं लोहा लंबे समय तक एग्जिस्ट कर सका। लेकिन एक बात अलग है कि वहां की राजतंत्रात्मक प्रणाली को बहुत बड़ा रूप देने में या वहां की महाजनपदों के विकास में या जो मगध का उत्कर्ष था या महाजनपद कालीन सभ्यता के विकास में लोहे की बहुत अधिक भूमिका मिलेगी। लोहा और कृषि, ये बात डेवलप है, या एक बात बिल्कुल सर्व प्रचलित है, या सभी लोग इस बात को मानते हैं। क्लियर? अब देखते हैं अपन लोग आगे। अब जो हमारी बात होने वाली है वो अब थोड़ा सा अब हम 16 महाजनपदों के विषय में आपसे बात करने वाले हैं। तो महाजनपद काल, चलो देखो, प्राचीन इतिहास में हमें 16 महाजनपदों के प्रमाण मिलते हैं कि उस समय 16 महाजनपद काल या 16 महाजनपदें उस समय अस्तित्व में थी। तो हम थोड़ा सा उन 16 महाजनपदों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ये जो महाजनपदों की पूरी जानकारी है, ये एक अंगुत्तर निकाय ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। इस अंगुत्तर निकाय के माध्यम से हमें क्या मिलती है? अंगुत्तर निकाय के माध्यम से हमें महाजनपदों की जानकारी मिलती है। थोड़ा सा मैप बनाएंगे और मैप के माध्यम से एक रेड रखा दिखा, थोड़ा सा रेड या वो रखा होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि यहां पर देखो अफगानिस्तान में पड़ता था गांधार एक जनपद। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पश्चिमोत्तर महाजनपद का नाम क्या था? तो ये थी गांधार, हमारी अफगानिस्तान में पड़ती थी, ठीक है ना, और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। क्लियर? इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर एक गोदावरी नदी है ना, गोदावरी नदी पर एक महाजनपद स्थित थी, उसका नाम था अस्मक। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भारत की सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन थी? तो आप कहेंगे अस्मक। अस्मक की राजधानी थी पुटली। यहां पे अलग से फिर लिखने वाले हैं सबको, परेशान मत होइएगा। यहां से अपन लोग
इन सब के बारे में अपन लोग अलग से लिखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहां से। देखो यहाँ पे बिहार में सबसे ज्यादा थी, इस एरिया में यहां पर थी मल्ल, मल्ल के बाद यहां पर थी वज्जी, इसके बाद थी अंग, और वहीं पर थी मगध, ये हो गई। इसके बाद यहाँ पे हरियाणा के क्षेत्र के आसपास कुरुक्षेत्र या कुरु, इसके अलावा मध्य क्षेत्र में आप देखेंगे चेदी, और इसके अलावा आप देखेंगे मध्योत्तर में रहेगी हमारी वत्स, है ना, और यहां पर थी मत्स्य, मत्स्य के नीचे है थी शूरसेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे मत्स्य, मत्स्य के नीचे शूरसेन, ऊपर कुरु, यहाँ पे वत्स। यहाँ पर थी हमारी, ये थोड़ा सा पांचाल, पांचाल के नीचे यहाँ पे कौशल, ठीक है। थोड़ा इसको लिखते चलते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो सबसे पहले अपन को लिखना है गांधार, ठीक है ना। कौन सी रहेगी हमारी? गांधार। राजधानी रहेगी तक्षशिला, दिख रहा है कि नहीं? चलो, गांधार के बाद हमारी रहेगी दूसरी अस्मक, ठीक है। गांधार की तक्षशिला लिखते चलेंगे आप लोग। अस्मक, अस्मक, अस्मक की राजधानी थी पोटली, ठीक है ना। इसके बाद हम चलेंगे बिहार की ओर, तो वहां पे तो बहुत सारी थी, मल्ल, वज्जी, मल्ल, वज्जी, अंग, मगध, ठीक है ना। फिर अगली रहेगी कुरु, फिर इसके बाद लिख देंगे मत्स्य, शूरसेन, मत्स्य हो गई, शूरसेन हो गई। अब कौन बची? अब बची आपकी कौशल। तो कौशल को भी देख लेते हैं अपन लोग। कौशल, ठीक है ना। कौशल के बाद हम देख लेते हैं किसको? वत्स और चेदी को। तो वत्स हो गई हमारी मध्य भारत क्षेत्र में, और चेदी हो गई हमारी बुंदेलखंड में। क्लियर? इसके बाद आप देखते हैं कि आपकी जो महाजनपदें बचती हैं, अब वो आपकी बचती है कंबोज, ठीक है ना। और कंबोज के अलावा आपकी कंबोज जो हाटक है, ठीक है ना। कंबोज के अलावा ये यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश में राजौरी कहलाता है, राजौरी, राजौरी हजारा, यहाँ पे तो थी यहाँ पे कंबोज। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और आपकी जो 13वीं नंबर की रहेगी वो रहेगी कंबोज, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी महाजनपदें हैं, ठीक है, वो हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगली है हमारी कंबोज के बाद, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही, चलो कोई बात नहीं, यहां लिख देते हैं। कंबोज के बाद हमारी आएगी पांचाल, और पांचाल के बाद हम चलेंगे इलाहाबाद के बाद काशी, है ना। तो थोड़ा सा जगह नहीं बन पा रही है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, यूपी में ही है काशी। और काशी के अलावा एक और बस्ती हमारी, वो बस्ती है उज्जैनी। तो इस प्रकार से हमने 16 महाजनपद पढ़ ली, काशी और उज्जैनी। अब इनकी राजधानियां कई बार पूछ ली जाती हैं फैक्चुअल में, तो उसको थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है।
तो गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। असमक की क्या है? कोटली। मल्ल की क्या है? कुशावती। ठीक है। वज्जी की क्या है? वज्जी की है वैशाली। वैशाली। अंग की है चंपा। मगध की क्या है? मगध की थी ग्रीव्रज। क्या थी? ग्रीव्रज। कुरु की क्या है? हस्तिनापुर। मत्स्य की क्या थी? मत्स्य की थी विराटनगर। सूरसेन की क्या थी? इसकी थी मथुरा। कौशल की क्या थी? कौशल की थी श्रावस्ती। श्रावस्ती यूपी में पड़ता है ये। वत्स की क्या थी? वत्स की थी कौशाम्बी। क्या थी? कौशाम्बी। इसके बाद आता है चेदी। चेदी की थी शक्तिमती। ये खजुराहो को बोलते थे चेदी। शक्तिमती। और कंबोज की क्या थी? कंबोज की थी हाटक। पांचाल की थी काम्पिल। और काशी की थी वाराणसी। उज्जैनी की थी, जी आप लोगों को बताना पड़ेगा। उज्जैनी की क्या थी? उज्जैनी की थी, बताओ पीछे, ये कंडीशन है। ठीक है, तो मैं ये आपके लिए छोड़ के आऊंगा कि आपको खुद बता के पढ़ना पड़े। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि आखिर उज्जैनी की राजधानी क्या थी, क्योंकि ये हमारे प्रदेश से रिलेटेड है और काफी फेमस रहा है। ठीक है ना। वैसे उसका नाम था क्या? अवंतिका। प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। क्लियर? क्लियर। इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। अब हमने यहां महाजनपद काल के दौरान हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी और हमने गणतंत्रों के उदय के बारे में जाना, लोहे की भूमिका को जाना, द्वितीय नगरीकरण जाना, और इसके अलावा हम महाजनपद काल के जो फैक्ट थे उसको पढ़ने का प्रयास किया। अब हम ये जो पूरा मगध है, यहाँ से मगध पीरियड को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग निष्कर्ष एकेडमी के साथ जुड़े रहें, अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर प्रदान करें, और जहां कहीं भी कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगले लेक्चर के साथ फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।